नमस्कार साथियों, मैं मोहन कुमार स्टडी विथ मोहन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं इस कड़ी में मध्यकालीन भारत टॉपिक को लिया हूं, जो स्पेशल रूप से बिहार दरोगा के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं तैयार कर रहा हूं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। मध्यकालीन भारत का जो भी ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग अध्ययन के सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत, जो 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद है मुग़ल काल, 1526 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक चलता है। और 1707 ईस्वी के बाद जो मुग़ल काल कहलाता है उसको हम उत्तर मुग़ल काल बोलते हैं। उसमें मुग़ल काल का जो सम्राट होता है उसका उतना वर्चस्व नहीं रह पाता है, उतना मजबूत नहीं रहता है। और तीसरा नंबर पे लेते हैं यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जो 1498 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का जो काल होता है, यूरोपियन कंपनियों का आगमन होता है। 1757 के बाद अंग्रेज़ों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है और 1764 में तो पूर्ण रूप से पूरे भारत पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है इलाहाबाद की संधि के साथ। तो 1764 ईस्वी के बक्सर विजय के बाद इलाहाबाद की संधि के साथ पूरे भारत पर अंग्रेजी शासन का जो है वो नींव पर शुरुआत हो जाती है। अब आइए हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। इसके अंतर्गत जो है हम लोग को पढ़ना है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के साथ मध्यकालीन भारत का अंत। तो इसमें हम क्या जान रहे हैं कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। पहला युद्ध तो 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का, उसके बाद देखा जाता है कि मुस्लिम राज्य का जो है भारत में ये स्थापना हो जाता है। मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के साथ मध्यकालीन भारत का अंत हो जाता है ना। यानी मध्यकालीन भारत का जो ड्यूरेशन है वो आप कह सकते हैं कि 1206 ईस्वी से लेकर के आपका 1707 ईस्वी तक के काल को हम मध्यकालीन भारत कह सकते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1707 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी के काल को हम उत्तर मुग़ल काल कहते हैं। अब हम आइए पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अरबों का आक्रमण। सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था हमारे देश पर, या यूँ कहे कि जो विदेशियों का आक्रमण हुआ था, सबसे पहले जो विदेशी थे वो ईरानी थे। ईरानी जो हम लोग उसको अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। अरब प्रायद्वीप में ही इराक, ईरान, सऊदी अरब ये सब आते हैं। तो अरबों का आक्रमण सर्वप्रथम हुआ था हमारे भारत देश में। तो उसमें पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम था। 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन कासिम जो था ईरान के राजा शाहरुख का सेनापति था, है ना। वह देवल के शासक दाहिर से युद्ध किया था। देवल यानी गुजरात राज्य में है देवल, वहाँ के शासक थे दाहिर। उनके साथ मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं ये बैक टू बैक मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश पे आक्रमण करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरे नंबर पे है महमूद गजनवी, तीसरे नंबर पे है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करते हैं, जो 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण करते हैं।
इनका सबसे बड़ा आक्रमण जो है 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर किया गया हमला है, जिसमें इन्होंने ढेर सारा सोने चांदी जो भी था धन दौलत, वो मंदिर का संपत्ति उसको लूटा था। इन लोगों का अरब आक्रमणकारियों का मेन उद्देश्य यही था कि जितना अधिक से अधिक हो सके भारत के संपत्तियों को लूटना। अब हम लोग आते हैं, उसके बाद महमूद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण जो था 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। दूसरा आक्रमण हुआ था 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय के विरुद्ध हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने बुरी तरह पराजित किया था। गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो है उसमें 3 है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे जो देश के राजा थे वो इतने दयालु थे और इतने न्यायप्रिय थे कि जो हार जाता था उसको भी ये क्षमादान दे देते थे और जीवित छोड़ देते थे। इनकी यही सबसे बड़ी भूल थी कि इन्होंने मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया। और मोहम्मद गौरी फिर अगले साल 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने आया। उसमें जयचंद ने इसको सहयोग किया था मोहम्मद गौरी को। इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मतलब कत्ल कर देता है, जिंदा नहीं छोड़ता है। और उस समय से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब बच गया जयचंद। तो समय पा करके मोहम्मद गौरी अगले 2 सालों के बाद यानी चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में जयचंद को भी मोहम्मद गौरी निपटा देता है और वो अपने राज्य को निष्कलंक कर देता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इसके बाद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और जब ये मोहम्मद गौरी जीत जाता है पूरे भारत पर, तो ये क्या करते हैं कि अपने जीते हुए भारतीय क्षेत्र पर अपने गुलाम सेनापति जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सारा क्षेत्र दे देता है और गजनी वापस लौट जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, जिसकी राजधानी लाहौर होती है। लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, क्योंकि उसने लाहौर से राजधानी दिल्ली परिवर्तित किया था। आशा करते हैं कि यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह मेरा प्रथम प्रयास था। थैंक यू। जय हिंद।